नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 91 है उसके सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके सॉल्यूशन है, क्या आंसर है। अपना मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात समझते ना, वैक्यूम मतलब जहां कुछ भी ना हो, एकदम खाली। निर्वात, वात मतलब वायु, जहां वायु भी नहीं हो, एकदम खाली, कुछ भी ना हो। तो अपन जानते हैं वैसे भी लाइट को आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। साउंड के अंदर उल्टा है, साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, इसलिए वैक्यूम के अंदर साउंड की स्पीड 0 होती है, जबकि लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हमें बोल रहा है कि जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, निर्वात में चलती है, तो ये किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्घ्य बोले तो वेवलेंथ पर, या आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी पर, या तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी पर। फिर अगला ऑप्शन है ना तरंग दैर्घ्य, ना आवृत्ति और ना ही तीव्रता पर। देखो भाई, जब वैक्यूम के अंदर चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो लाइट की स्पीड का क्या लेना देना इनमें से किसी भी फैक्टर का? कोई लेना देना नहीं है। ये कोई भी फैक्टर वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड को कोई इफेक्ट करते ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी। समझ रहे ना? और लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर होती कितनी है अगर आपसे पूछा जाए, जो लाइट की अगर आपसे पूछा जाए स्पीड निर्वात के अंदर होती कितनी है, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 3 × 10⁵ 3 जीरो कम हो जाएंगे तो 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में। और 10⁵ मतलब 5 जीरो मतलब 1 लाख, मतलब प्रकाश की चाल पर सेकंड में कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में। 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है आपके वैक्यूम के अंदर। ठीक है, और ये स्पीड बताई किसने थी? उस वैज्ञानिक का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम है रोमर। प्रकाश की गति किसने ज्ञात की थी दोस्तों? रोमर ने कैलकुलेट करके हमें एक फिक्स वैल्यू दी थी, लगभग वो है आपके सामने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किसने दी थी? रोमर ने। ठीक है, और वैक्यूम के अंदर कोई भी फैक्टर, ना वेवलेंथ, ना फ्रीक्वेंसी, ना इंटेंसिटी, ना तीव्रता, ना तरंग दैर्घ्य, ना आवृत्ति, कोई भी है ना प्रकाश की चाल को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डी। अगला, पृथ्वी ग्रह पर कोई अपकेंद्र बल नहीं होता। अपकेंद्रीय बल कहां नहीं लगता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल होता क्या? देखो, 2 वर्ड होते हैं। पहले तो ये वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं इंसान को। एक होते दोस्तों अपकेंद्रीय बल, और एक होते दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। एक होते अपकेंद्रीय और एक होते दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों अपकेंद्र को तो इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अभिकेंद्र को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, बेसिक सी लॉजिक याद रखना, हमेशा हिंदी वाले को ऐसे पकड़ना, अपकेंद्र है। देखो दोनों में वर्ड क्या है? केंद्र और केंद्र, बस आगे एक अभी और एक अप है। तो देखो, वो बल जो लगते तो कहां है? सेंटर में। लगते तो कहां है? सेंटर में, लेकिन उनका प्रभाव कहां होता है? उनकी डायरेक्शन कहां होती है? सेंटर से बाहर, सर्कमफेरेंस की तरफ। तो ज्यादा फोर्स कहां होता है? सेंटर में, और फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट बाहर की तरफ होता है, तो बाहर कम 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 कम, और एकदम यहां पर आके क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? अपकेंद्र बल। तो आप ऐसे याद रखना, अपन सेंटर से कहां जा रहे हैं? अप, ऊपर की तरफ, अप। तो ये बल होते हैं अपकेंद्रीय बल। जबकि कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो लगते तो बाहर की तरफ है, लेकिन उनकी डायरेक्शन कहां होती है? सेंटर की तरफ। उनको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। जैसे दोस्तों आपके घर में मिक्सर होगा, तो मिक्सर के बीच में दोस्तों वो एक चक्री सी होती है ना, तो वो कहां होती है? सेंटर में होती है। तो वहां पर बल लगता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहां होती है? लगता तो कहां पर है? सेंटर में। फिर उसका इफेक्ट होता है अंदर से बाहर की तरफ। तो बताओ कौन सा बल हो जाएगा? अपकेंद्र बल। जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, उसमें भी जो टरबाइन होता है, चक्री होती है, बीच में होती है ना, तो बताओ वॉशिंग मशीन में एग्जांपल है किसका? अपकेंद्रीय बल होगा। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? अब ऑब्वियस सी बात है, हमसे पूछा है कि कौन सा बल अपकेंद्र बल है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बताओ पृथ्वी पर कहां पर नहीं लगेगा? तो पहले बताओ लगेगा कहां पर? तो पृथ्वी के केंद्र पर या इक्वेटर पर सबसे ज्यादा लगेगा, और बाहर की तरफ जाओगे कॉर्नर पर कौन है? पोल्स, वहां पर कम लगेगा। तो बताओ पृथ्वी पर कहां पर अपकेंद्र बल नहीं लगेगा? तो अपकेंद्र में कहां होता है बल? कहां लगता है? केंद्र में। और जैसे जैसे बाहर जाते हैं, अप की तरफ जाते हैं, वो क्या होता है? कम होता जाता है, और एकदम ऊपर जाने पर 0 हो जाता है। तो वैसे वैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में पोल्स कहां? ये और ये पोल्स है, तो ये पोल्स एकदम परिधि पर, सर्कमफेरेंस और बाहर की तरफ है, तो यहां पर कोई बल नहीं लगेगा। तो दोस्तों पृथ्वी पर कहां पर अपकेंद्र बल नहीं लगेगा? तो ध्रुवों पर कोई भी, पोल्स पर कोई भी अपकेंद्र बल नहीं लगता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। अगला, शिवाजी की जो दोस्तों 8 सदस्य जो अष्टप्रधान थी, है ना, तो उनमें से हमें बताना वित्त प्रभार किसके पास हुआ करता था? पैसों का कामकाज कौन देखता था, अगर आपसे यह पूछा जाए। ठीक है, तो दोस्तों जो आमत्य होता था, ये दोस्तों वित्त प्रभार देखता था, इसलिए इस आमत्य को एक तरीके से अपन वित्त मंत्री भी बोल सकते हैं।
पैसों का कामकाज कौन देखता था दोस्तों? अमात्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अमात्य। ये अष्टप्रधान के 4 पद आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। पेशवा एक तरीके से प से पेशवा, प से प्रधानमंत्री टाइप हुआ करता था, ठीक है। अष्टप्रधान में सबसे ऊपर की पोस्ट कौन सी थी? एक तरीके से वो आपके थे पेशवा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हुआ करता था आपका कौन सा? पेशवा। अमात्य के पास वित्त प्रभार हुआ करता था। सुमंत के पास एक तरीके से विदेश प्रभार हुआ करता था, विदेशी मामले, ये एक तरीके से विदेश मंत्री हुआ करता था, फॉरेन अफेयर्स ये देखता था। और पंडित राव का तो नाम ही आगे पंडित है, तो ये एक तरीके से धार्मिक मामले देखता था, ठीक है, धार्मिक मामले ये देखता था। तो ये आपके अष्टप्रधान है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि बताओ विदेशिक मामले है ना, फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर कौन देखता था? तो उत्तर होता सुमंत। धार्मिक मामले कौन देखता था? तो उत्तर होता पंडित राव। प्रधानमंत्री के रूप में कौन था एक तरीके से? तो आपका, या प्रधान पद कौन सा था? तो आप उत्तर बोलते पेशवा। लेकिन हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा वित्त प्रभार, पैसों का काम कौन देखता था? तो दोस्तों उत्तर आएगा अमात्य। क्या उत्तर आएगा? उत्तर आएगा दोस्तों इसका अमात्य, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः निम्नलिखित के अपक्षण से प्राप्त होती है, ठीक है। काली मिट्टी किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी जनरली ज्वालामुखी क्रियाओं से बनती है। देखो दोस्तों, ये अगर अपनी ध्यान से समझना, ये अपनी दोस्तों क्या है? पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, या एक सेकंड रुको, इस व्हाइट कलर से बना के बताता हूं आपको। ये जैसे पृथ्वी की क्या होगी दोस्तों? सतह होगी, है ना। अब क्या हो गया दोस्तों, यहां से क्या हो गया? ज्वालामुखी एक्सप्लोजन हो गया, है ना। यहां से क्या निकला है दोस्तों? जो बाहर निकल जाता है अपन उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जो अंदर की तरफ रहता है उसको तो बोलते हैं मैग्मा, और जो बाहर की तरफ निकल जाता है वो क्या होता है दोस्तों? लावा। लेकिन लावा को बाहर सरफेस पर इतना ज्यादा टेम्परेचर मिलता नहीं, टेम्परेचर कम होता है अंदर की कंपैरिजन में, तो लावा ठंडा होकर और दोस्तों क्या होता है? जम जाता है। ठंडा होकर क्या होता है दोस्तों? ठंडा होकर लावा जम जाता है। और ऐसे लावा के जमने से, ऐसे लावा के दोस्तों जमने से, या कभी कभार जब मैग्मा अंदर ही फंस जाता है, तो ऐसे लावा और मैग्मा के जमने से, ऐसे लावा और मैग्मा के जमने से खास करके दोस्तों 2 तरह की चट्टानें बनती है। खास करके 2 तरह की दोस्तों क्या बनती है? चट्टानें बनती है। उसमें से एक तो होती है दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानें। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट चट्टानें। और एक होती है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट चट्टानें। जनरली क्या होता है, अगर ये लावा गाढ़ा होगा तो दोस्तों ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, कम दूर तक जाएगा। लेकिन अगर लावा थोड़ा सा क्या हुआ? पतला हुआ, तो ये थोड़ा और दूर तक जाएगा। तो अगर लावा पतला होता है और दूर दूर तक ऐसे जाके और एक सरफेस बनाता है, ठीक है, तो दोस्तों ये तो होती है बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है, जिनसे जनरली पठार बनते हैं। बेसाल्ट चट्टानों से जनरली क्या बनते हैं दोस्तों? पठार बनते हैं। बोले तो प्लेटू बनते हैं। प्लेटू की सरफेस एकदम ऐसे लंबी सी होती है ना। लेकिन अगर लावा क्या हो गया? गाढ़ा हो गया, तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा और यहीं पर फैल जाएगा और ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा। तो क्या बनाएगा? पहाड़। तो ग्रेनाइट से जनरली, ग्रेनाइट चट्टानों से कौन क्या बनते हैं दोस्तों? इनसे जनरली दोस्तों क्या बनते हैं? पहाड़ बनते हैं। इनसे क्या बनते हैं? पहाड़, या एक तरीके से बोलो तो क्या बनते हैं? पर्वत बनते हैं। चलो ठीक है। लेकिन चाहे ग्रेनाइट हो चाहे बेसाल्ट हो, जनरली इनका निर्माण किससे होता है दोस्तों? इनका निर्माण किससे हुआ? लावा से। और लावा एक तरीके से क्या है? आग है। और आग लगने के बाद पीछे बच क्या जाती है? राख। और राख हमेशा जनरली दोस्तों कैसी होती है? काली। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसी लावा से तो ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें बनी। तो इन चट्टानों में जो मिट्टी होगी जनरली, वो हमेशा याद रखना दोस्तों कौन सी मिट्टी होती है? वो हमेशा काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। हमेशा याद रखना। इसलिए पठारी वगैरह क्षेत्र में, प्लेटू रीजन में आपको कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों का खुद का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? लावा से। किससे हुआ? लावा से। अब बताओ काली मिट्टी मुख्यतः किससे बनती है दोस्तों? किसके अपक्षण, किसके टूटने से? अपक्षण मतलब टूटना, किसके टूटने से बनती है? तो दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से। अब आप बोल यहाँ ऑप्शन में ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों दे रखा है। तो जनरली क्या होता है दोस्तों? ग्रेनाइट की चट्टानें होती है ना, वो जनरली अंदर की तरफ होती है, धरती के अंदर की तरफ। जो मैग्मा है ना, इससे जनरली बनती है। अगर लावा बाहर आ गया ना, तो बाहर आने से ज्यादातर जो चट्टानें अपन देखते हैं वो कौन सी चट्टानें दोस्तों? वो बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट चट्टानें। तो बाहर सरफेस के ऊपर जो काली मिट्टी दिखाई देती है, वो किसकी वजह से दिखाई देती है? वो जनरली दोस्तों दिखाई देती है बेसाल्ट चट्टानों में। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। और कहां से काली और काली मिट्टी बहुत बेस्ट मानी जाती है दोस्तों? किसके लिए? कपास की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? कपास। इसीलिए दोस्तों काली मिट्टी का ही एक और नाम है, इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। या इसी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। या फिर इसी को दोस्तों साइंस की दुनिया में वर्टिसॉल भी बोलते हैं। कौन सा सॉल बोलते हैं दोस्तों? वर्टिसॉल भी बोलते हैं। ये कपास, संतरे, इन सब की खेती के लिए बहुत फेमस है। और भारत में सबसे ज्यादा दक्कन का जो पठार है, दक्षिण के जो पठार है, उसमें आपको काली मिट्टी ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है दोस्तों, है ना, इमरजेंसी लग जाती है, तो उस समय लोकसभा की अवधि दोस्तों बढ़ाई जा सकती है। जैसे अभी लोकसभा के पता चला 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन किसी कारण, किसी कंडीशन से देश में इमरजेंसी लग गई है, तो अब दोस्तों चुनाव कहां से कराएंगे? तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों एक बारी में 1 वर्ष के लिए, है ना, लोकसभा का कार्यकाल क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगला,
जो सोशल डेमोक्रेसी होती है दोस्तों, जो सामाजिक लोकतंत्र होता है, वो क्या है एक तरीके से सामाजिक रूप से लोकतंत्र, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव जो सरकारें होती है। तो ऑब्वियस बात है वो थोड़ी सी उदार है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर एकदम उदार लिबरल सोच के नहीं, आंशिक रूप से दोस्तों क्या होते हैं, उदार होते हैं, और आंशिक रूप से दोस्तों क्या होते हैं, समाजवादी। सामाजिक बड़े तो आंशिक रूप से समाजवादी तो होंगे ही होंगे, लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था है तो दोस्तों साथ में क्या होंगे, कुछ लिबरल भी होंगे, कुछ उदारवादी भी होंगे। तानाशाही देखने को नहीं मिलती लोकतंत्र में, तानाशाही होगी तो हटा देंगे उसको, लोकतंत्र में जनता ही तो चुन रही है, तो दोस्तों थोड़ा उदारवादी सिस्टम होता है, ठीक है, थोड़ा उदारवादी सिस्टम है। और सामाजिक व्यवस्था है ही, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र है तो आंशिक रूप से अप्रोक्सीमेटली क्या होता है दोस्तों, पार्शियली क्या होता है, समाजवादी व्यवस्था। तो सामाजिक लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है, आंशिक रूप से उदारवादी व्यवस्था और आंशिक रूप से समाजवादी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल 180 डिग्री ही होती है। प्रमुख या जो आपके प्राइम मेरिडियन वो बिल्कुल एकदम 0 डिग्री होती है। अरे प्राइम मेरिडियन वाली होती है ना दोस्तों, ये दोस्तों जहां से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 डिग्री तो होती है, इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे जो 180 डिग्री वाली होती है, इसी से अपन डेट तय करते हैं, तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आर्कटिक वृत्त बिल्कुल एकदम सही दोस्तों, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री जो आपकी क्या होती है, नॉर्थ होती है, इसी को आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, तो ये भी एकदम सही है। अगला है कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, नहीं ये गलत है। जो 23.5 डिग्री एक्चुअल में जो नॉर्थ होती है ना, उसको ये अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जबकि 23.5 डिग्री जो साउथ होती है दोस्तों, है ना, अक्षांश रेखा, वो एक्चुअल में मकर रेखा होती है। ट्रॉपिक ऑफ एक्चुअल में क्या होता है, कैप्रिकॉर्न होती है। तो ये गलत दे रखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण एक्चुअल में कर्क रेखा नहीं होती है। 23.5 डिग्री दक्षिण क्या होती है दोस्तों, ये एक्चुअल में मकर रेखा होती है। क्या होती है दोस्तों, ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो इसने हमसे बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही से पेयर नहीं है, तो डी वाला सही से पेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित बलों में से कौन सा एक पवन के संचालन को इसके वेग सहित निर्धारित करने में सबसे अधिक शक्तिशाली है। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एक तरीके से विंड की स्पीड और उसकी डायरेक्शन को एक तरीके से तय करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों ज्योग्राफी में 6, 7, 8 से ही, कि वायु हमेशा, विंड्स हमेशा ट्रेवल करती है दोस्तों कहाँ से, जिस जगह पे हाई प्रेशर होगा वहां से दोस्तों ये ट्रेवल करेगी किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ। और याद रखना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों प्रेशर में एक जगह समझो, एक ऐसी जगह जहां पर यहां हाई प्रेशर है और यहां थोड़ा सा क्या लो प्रेशर है, तो इनके बीच में दोस्तों प्रेशर का क्या अंतर है। तो दोस्तों इससे एक बल बनता है, इससे एक फोर्स क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रवणता बल। कौन सा बल बोलते हैं, प्रवणता बल। तो अब हमें एक बात बताओ, वायु हमेशा ट्रेवल करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। क्यों, क्योंकि इससे एक प्रवणता बल क्रिएट होता है जो वायु की दिशा को तय करता है, किस तरफ से, इस तरफ से इस तरफ। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कौन सा वो बल है एक तरीके से जो पवन के संचालन को इसके वेग सहित निर्धारित करने में सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो वो बल होता है दोस्तों प्रवणता बल। प्रवणता बल क्या होता है, दो अलग अलग प्रेशर से या एक तरीके से दो दाब में अंतर के वजह से जो बल क्रिएट होता है, उस बल को बोलते हैं प्रवणता बल। और हमें वैसे भी पता है हवाओं की दिशा ऐसे ही निर्धारित होती है। कैसे निर्धारित होती है, जब अलग अलग आपके दाब में क्या देखने को मिलता है, अंतर। एक तरफ हाई प्रेशर बन रहा हो, एक तरफ लो प्रेशर बन रहा हो, तो हवा हमेशा जहां हाई प्रेशर है वहां से ट्रेवल करेगी किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ। तो वायु की दिशा को निर्धारण करने में किस बल का योगदान होता है, तो प्रवणता बल का। ठीक है, दाब प्रवणता बल का, दाब प्रवणता बल का, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, नॉस्कापीन किससे प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए नॉस्कापीन है दोस्तों, वो किससे प्राप्त होता है आपका, ठीक है। तो दोस्तों नॉस्कापीन एक तरीके से एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमें एक तरीके से अफीम होता है ना दोस्तों, अफीम समझते हो ना आप। तो अफीम से हम कई तरह की दवाएं बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें खास करके एक ऐसी टाइप की दवाएं जो हम खांसी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। खांसी में की जो दवाएं बनती है उसमें अफीम का इस्तेमाल होता है। तो खांसी की दवा में जो अफीम का इस्तेमाल होता है, उस अफीम का एक हिस्सा होता है दोस्तों जो उसके अर्क से, उसके पॉपी वाले हिस्से से प्राप्त किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉस्कापीन। ठीक है, तो नॉस्कापीन होता है क्या, मैंने आपको बता दिया। नॉस्कापीन जनरली अफीम के अर्क बोले तो ओपियम के पॉपी वाले हिस्से से क्या किया जाता है दोस्तों, प्राप्त किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के अंदर करते हैं। तो बताओ हमें नॉस्कापीन किससे प्राप्त होता है दोस्तों, पोस्ता से, या पॉपी बोल दो, या एक तरीके से बोल दो तो किससे, अफीम से। प्रॉपर बोलो तो अफीम के अर्क से, अफीम के अर्क से, ठीक है। और इंग्लिश में बोलूंगा तो अफीम को क्या बोलते हैं दोस्तों, ओपियम, और अर्क को क्या बोलते हैं, पॉपी। तो इन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया पीछे वाला, कौन सा, पॉपी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉस्कापीन प्राप्त होता है किससे, पॉपी से। इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया, इसका इस्तेमाल कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के अंदर होता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, भारत के प्रथम महान्यायवादी, महान्यायवादी समझते हो ना, जैसे एक बात बताओ, अगर आपका कोई केस वेस लड़ना होगा तो आप किसके पास जाओगे, वकील के पास। वैसे वैसे सरकार के खिलाफ अगर कोई केस होगा, किसके खिलाफ केस होगा, सरकार के खिलाफ अगर कोई केस होगा, तो सरकार की तरफ से जो लड़ने जाता है वकील, वो जनरली कौन होता है दोस्तों, केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार में वो कौन होता है दोस्तों, महान्यायवादी होता है। याद रखना दोस्तों, इसका संविधान में जिक्र भी है, हमारा आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 कहता है कि इस राष्ट्रपति, इसकी क्या करता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की क्या होती है दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, महान्यायवादी की क्या होती है दोस्तों, नियुक्ति होती है। ये एक तरीके का वकील होता है जो सरकार के केस लड़ता है, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अब सर वैसे वैसे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो केस होते हैं उनके वो कौन लड़ता है, तो उसका जिक्र आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में। और वहां पर दोस्तों राज्यपाल, जैसे यहां राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, वहां पर नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल, और जिसकी नियुक्ति करता है उस पद को क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों, महाधिवक्ता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पर तो क्या होता है, अटॉर्नी जनरल, स्टेट लेवल पर क्या होता है दोस्तों, एडवोकेट जनरल होता है। क्या होता है, एडवोकेट जनरल। इसका जिक्र आर्टिकल 165 में, महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल का जिक्र आर्टिकल 76 के अंदर है। कौन नियुक्ति करता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार के वर्तमान में नहीं पूछा, हमसे पूछा भारत के फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे। तो दोस्तों भारत के फर्स्ट महान्यायवादी थे, उनका नाम था MC सीतलवाड़। क्या नाम था, MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ दोस्तों। MC सीतलवाड़ दोस्तों भारत के प्रथम क्या थे दोस्तों, भारत के प्रथम आपके अटॉर्नी जनरल थे। जबकि आज की तारीख में दोस्तों 16 नंबर के वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं दोस्तों, आज की तारीख में वर्तमान में एट प्रेजेंट भारत के महान्यायवादी दोस्तों, उनका नाम है R वेंकटरमणी। बोलो क्या नाम है उनका, उनका नाम है R वेंकटरमणी। रमणी से ऐसे मत जाना कि फीमेल है, मेल है दोस्तों। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आज की तारीख में वो भारत सरकार के 16वें नंबर के हैं, उनका नाम है R वेंकटरमणी। इनकी अपॉइंटमेंट दोस्तों हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को। अब सर कब तक रहेंगे, तो दोस्तों इनका कोई कार्यकाल ऐसे फिक्स नहीं होता पर्टिकुलर, ये तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहती है तब तक उनको बना के रखती है। और वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रैक्टिकली तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहती है तब तक, लेकिन फाइनली साइन किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। तो हम जनरली बोल देते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, फॉर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वैसे इनका वर्षों में ऐसा कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। तो अगर पूछे आज की तारीख में वर्तमान में भारत सरकार के महान्यायवादी कौन है, तो आप बोलोगे R वेंकटरमणी। पहले कौन थे, तो MC सीतलवाड़। वर्तमान में जो R वेंकटरमणी वो कौन से नंबर के हैं, तो आपके 16 नंबर के। लेकिन हमसे पहले पूछा था तो ये सेटलवाड़ नहीं, सीतलवाड़ है एक्चुअल में, सीतलवाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से वो दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जैविक खाद या जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों यूज होते हैं या बनाने में यूज होते हैं। तो ऑब्वियस होता है प्रोटोजोआ और विषाणु, वायरस वगैरह, इनका क्या ही लेना है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है दोस्तों इसके अंदर, किसका, साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया वाले थोड़े गुण भी होते हैं और थोड़े शैवाल, है ना, एल्गी वाले गुण भी होते हैं इनमें। अगला, इसमें से कौन सा वो टैक्स है दोस्तों जो कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन बाद में उसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को भी बांट दिया जाता है। तो कुल मिला के अभी हम आपको फोकस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके टैक्सेस में। तो है तो आयकर, निगम कर, तट कर, तट मतलब जो सीमाओं पर जो आपके तट पे टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन इनमें ये तट कर वगैरह स्टेट के साथ बांटे वगैरह नहीं जाते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों B, इनकम टैक्स। निगम कर बोले तो कॉर्पोरेशन टैक्स, उत्पाद कर बोले तो एक्साइज ड्यूटी, है ना। ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। इनकम टैक्स समझते हो ना, व्यक्तियों की इनकम पर लगने वाला टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, उसको लेती है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनीज वगैरह का जो प्रॉफिट होता है, इनकम नहीं, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। याद रखना, कंपनी के प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है जो वस्तुएं बनती है फैक्ट्रीज में, तो वस्तुओं के उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगता है दोस्तों उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो ये वो तीनों के तीनों ऐसे टैक्स है जिनको लेती तो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, फिर उसके बाद कुछ एक पैसा कुछ हिस्सों के रूप में राज्यों को भी आवंटित कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा। और याद रखना, आज की तारीख में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है किससे, इनकम टैक्स से। पहले की बुक्स वगैरह में पढ़ोगे कॉर्पोरेट टैक्स है, लेकिन अभी का अगर आप हाल का अगर बजट देखोगे ना, रिसेंट वाला, तो कॉर्पोरेशन टैक्स से भी हल्का से ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को भी है। किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम किससे भी है, इनकम टैक्स से भी है। अगला, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। देखो लिटरली सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता का मतलब होता है अपने फैसले जो आपने लिए वो किसी के दबाव में ना लिए हैं, या आपने एक बार जो फैसला कर दिया अब उस पर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये फैसला कैसे ले लिया, ये फैसला सही है कि नहीं, ये फैसला सही नहीं लग रहा है, इस पर आपका कोई अंगुली नहीं उठा सकता।
समझने की कोशिश करो। हम कहते हैं कि ये इंडिया एक सोवरजन कंट्री है, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है, मतलब हम कहते हैं ना हम एक संप्रभुत्व संपन्न देश है, वी आर सोवरजन कंट्री। इसका मतलब हमारी जो सरकार है, हमने जो फैसला लिया है, हम किसी के दबाव में आकर वो फैसले नहीं ले रहे हैं, या अगर हमने कोई फैसला ले लिया है तो अब इस पर हमारा कोई दूसरा आके हमें दबाव में इसको चेंज नहीं करवा सकता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे देश को बोलते हैं संप्रभुत्व संपन्न देश, ठीक है। अच्छा, तो क्या राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई पावर है जो एक बार अगर हमारी गवर्नमेंट वगैरह कुछ ले ले तो उसके बाद बोले नहीं ये फैसला कैसे वैसे ले लिया? नहीं नहीं, हमारी संप्रभुता को राष्ट्रपति भी चैलेंज नहीं कर सकता है। न्यायिक समीक्षा बिल्कुल ये कर सकता है। अगर माना पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं यार ये कानून ये जो फैसला लिया गया ये यार ये बिल्कुल सही नहीं है, ये प्रॉपर संविधान के हित में नहीं है, प्रॉपर भारत की जनता के हित में नहीं है, ये इससे कुछ लोगों का शोषण हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस कानून को रिव्यू कर सकता है, उसके कुछ हिस्से को भी हटा सकता है या उसको संपूर्ण को भी हटा सकता है। हाँ, यहां लिए हुए फैसलों को चेंज कर सकता है, कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहां हमारी संप्रभुत्व, हम सब सोवरजन तो हैं लेकिन उसमें हमारे लिए हुए फैसलों को कौन है दोस्तों जो रिव्यू कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये एक तरीके से सोवरनिटी से बाहर का मामला हो गया। तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने संप्रभुता नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि आपने जो फैसला लिया बस वो ले लिया, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, तो वहां पर जाकर ये मामला प्रतिबंधित हो जाता है ना। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, और ये कौन करता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, कोई फैसला लिया तो विपक्षी दल वाले बोले नहीं इसको हटाओ, तो उसके अगेंस्ट थोड़ी हटेगा। तो ये सब बकवास है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देते हैं, ऑब्वियस सी बात है रूम फ्रेशनर नहीं होते हैं, यहां पर स्प्रे किया थोड़ी देर पूरे कमरे के अंदर खुशबू फैल जाएगी। तो क्या है? कुछ नहीं, उसके पार्टिकल्स गैस के थ्रू पूरे कमरे के अंदर क्या हो गए दोस्तों? फैल गए। इस प्रक्रिया को अपन बचपन से कहते हैं दोस्तों, ऐसे इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन, इसी को बोलते हैं विषरण। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ये तो मुझे लगता है हर किसी का सही हुआ होगा। नेक्स्ट अगला, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु सबसे ज्यादा जाते थे? तो ऑब्वियस बात है मोइनुद्दीन चिश्ती, सबसे ज्यादा जो आपके अजमेर के अंदर दरगाह है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे ज्यादा अकबर जाता था। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन है दोस्तों जो काकोरी षड्यंत्र का एकमात्र क्रांतिकारी थे जो पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकले? बहुत बार आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर दोस्तों, कौन? चंद्रशेखर आजाद। बाकी 4 लोगों को तो पकड़ के फांसी भी दे दी गई थी, कुछ को उम्र कैद भी, कईयों को कई लंबी लंबी यातनाएं दी गई, सजा दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद दोस्तों इनके हाथ में नहीं आए। तो काकोरी कांड में कौन बच निकले थे दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में से इनमें से क्या सही है? इनमें से क्या सही है दोस्तों? तो वो अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना निर्णय को एक बार दिया है, ऐसा नहीं कि वो बस अब उसके बाद उस निर्णय को चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल परिवर्तन करने का अधिकार है, अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। ये गलत बात है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में ओनली चीफ जस्टिस से अपने निर्णय को चेंज कर सकता है। क्यों? बाकी जजेस की अगर बेंच बैठी थी वो डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती? बिल्कुल चेंज कर सकती है। केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब ये सब गलत है, बकवास है। बाकी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है दोस्तों? परफेक्ट आंसर है। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किया जा सकता है कि भारत में सरकारी कामकाज अब आज के बाद इस भाषा में होंगे या इस भाषा में नहीं होंगे, तो ये सब हम चेंज कर सकते हैं ओनली सिंपल मेजोरिटी से। पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो ये काम हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने उस दिन आए हैं उपस्थित, और उसमें से भी जितने क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का आधे से ज्यादा, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंपल मेजोरिटी, बोले तो सामान्य बहुमत। तो अपन सिंपल मेजोरिटी से दोस्तों ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि अब आज के बाद सरकारी भाषा ये होगी, या सरकारी कामकाज इस भाषा में होंगे या इस भाषा में नहीं होंगे, इस तरह से। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझते हो ना? जितने वोट कर रहे हैं, मतलब जितने आए हैं उपस्थित, उसमें भी जितने वोट कर रहे हैं, तो उपस्थित तथा मतदान करने वालों का आधे से ज्यादा। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? तो है तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तीनों दक्षिण भारत की। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है आपके आंध्र प्रदेश में और आपके तेलंगाना में, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में बोली जाती है ज़्यादातर। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। संस्कृत का तो ऐसे पर्टिकुलर कुछ है नहीं। कन्नड़ आपके कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। लेकिन हमसे पूछा दक्षिण भारत की होनी चाहिए, ठीक है, और सबसे प्राचीन होनी चाहिए। तो दोस्तों इनमें दक्षिण भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है आपकी तमिल। वैसे अब आपको पता ही है भारत की शास्त्रीय भाषाएं है ना, कितनी हो चुकी है? 13, उसमें से आपकी तमिल है। वैसे तमिल भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा थी, क्लासिकल लैंग्वेज थी। अगला, राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रमुख शहर आधारित बी स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ आपकी भागीदारी की है इसके अंदर, है ना, या एक तरीके से उनके साथ समझौता किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अभी हाल ही में अभी झारखंड का है। कहाँ का? ये तो फैक्ट है। कान किसने किया दोस्तों? झारखंड ने दोस्तों इसके साथ एक साइन किया है।
अगला, सार्वजनिक क्षेत्र की का उपक्रम मतलब कंपनी भारतीय रेलवे वित्तीय निगम के एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है दोस्तों, IRFC, इसका भी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए एमडी या सीईओ ये किसको बनाया गया, अगर आपसे ये अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अभी हाल ही में जो इंडियन रेलवे है इसका अगर आपसे पूछा जाए कि एमडी या सीईओ किसको बनाया गया? ऐसे एमडी का मतलब समझते हो ना, एमडी का मतलब क्या होता है आपका? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो आपको याद रखना है। या सीईओ पूछे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर किसको बनाया और किसको नहीं बनाया है। तो वो बनाया दोस्तों उमा रानडे को, है ना। तो ये ऑप्शन में नहीं है, ये भी रिसेंट का है, इसमें थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। ये भी हाल ही में इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ठीक है रानडे, लेकिन अभी लास्ट में शायद अक्टूबर में मेरे हिसाब से इसको चेंज भी किया है। तो इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों मनोज कुमार पांडे है शायद। बिल्कुल, उमा रानडे थी वो शायद मार्च में आई थी और उसके बाद अभी हाल ही में शायद सितंबर या अक्टूबर के आसपास मेरे हिसाब से चेंज करके बनाया, वो बनाया मनोज कुमार पांडे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मनोज कुमार पांडे। IRFC है ना, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी हाल ही में MD SEO किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया दोस्तों मनोज कुमार पांडे को। मनोज कुमार पांडे को। उमा रानडे थी लेकिन वो इससे जस्ट पहले थी, वो भी इसी साल बनी है मार्च 2024 में शायद, और ये अभी हाल ही में बने, अभी महीने भर पहले, पिछले महीने अक्टूबर के अंदर अभी हाल ही में बने मनोज कुमार पांडे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगला है 2024 ATP संघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट। ये दोस्तों भी किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। ये भी शायद आज की तारीख में इन दोनों वर्ल्ड में अगर देखें तो रैंक नंबर 1 पे चल रहे हैं, रैंक नंबर 1 पे भी यही चल रहे हैं। और इन्होंने दोस्तों ये टूर्नामेंट जीता फाइनल में हरा कर किसको? तो दोस्तों इन्होंने फाइनल में हराया जोवाक नोकोविच को, है ना, आपके नोवाक जोकोविच को, है ना। लेकिन ये बड़ा फेमस व्यक्ति है दोस्तों नोवाक जोकोविच। इसने दोस्तों 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम कौन होते हैं? जो आपके अमेरिका, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो ऐसे कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं? 24। और पुरुषों में आज तक किसी ने भी इतने ग्रैंड स्लैम आपके टूर्नामेंट नहीं जीते हैं। लेकिन इसमें ये भी हार गए थे इनसे। किनसे? जेनिक सिनर से। कौन सी टूर्नामेंट में? जो आपका 2024 का जो ATP संघाई मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ था, तो इसको जीता दोस्तों किन्होंने? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? इटली के। जबकि ये जो आपके नोवाक जोकोविच है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं सर्बिया के। यूरोप में एक देश है सर्बिया जिसकी राजधानी है बेलग्रेड, वहाँ के रहने वाले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में ISSF, है ना, विश्व कप 2024 फाइनल में महिलाओं की का जो इवेंट है उसमें से रजत पदक बोले तो सिल्वर मेडल जीता है। तो ये कौन से इवेंट में जीता दोस्तों? तो इन्होंने 10 मीटर में। कौन से मीटर में जीता दोस्तों? 10 मीटर में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। अगला, अक्टूबर 2024 में भारत और किस देश ने दोस्तों फिल्म सह उत्पादन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर क्या किया दोस्तों? है ना, हस्ताक्षर किया है। तो ये भी एक फैक्ट है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा। कोलंबिया ने। किसने किया दोस्तों? ये कोलंबिया ने किया। नेक्स्ट अगला है विश्व खाद्य दिवस दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे हर साल कब मनाया जाता है? तो हमको ऑलरेडी दे रखा 16 अक्टूबर को, लेकिन हमसे पूछा इस बार 2024 की उसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों इस बार 2024 की थीम थी राइट टू फूड। किसके लिए? भोजन का अधिकार, खाने का अधिकार। किसके लिए? फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। बस, राइट टू फूड किसके लिए? फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। ये इस बार वाले आपके वर्ल्ड फूड डे का क्या था दोस्तों? थीम थी। अच्छा, एक चीज याद रखना हमेशा आप लोगों को, फूड डे में आपको 2 चीज याद रखनी है कि फूड डे में बंदा क्या पूछ रहा है। फूड डे में अगर आपसे वर्ल्ड फूड डे पूछे तो दोस्तों याद रखना ये आता है 16 अक्टूबर को। जबकि अगर नेशनल फूड डे पूछता, हाँ ये भी याद रखना आपको, नेशनल अगर फूड डे पूछता तो याद रखना राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब आता है? तो दोस्तों ये आता है 24 अक्टूबर को। आते दोनों अक्टूबर महीने में, लेकिन वर्ल्ड वाला पहले आता 16 अक्टूबर को। अगर नेशनल वाला पूछता तो फिर हमारा उत्तर होता दोस्तों क्या? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। हालांकि इस बार तो इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही रखा है कि नेशनल फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमसे तो केवल थीम पूछी थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज मत होना कि यार किसने पढ़ रखा 16 अक्टूबर, तो रट्टा नहीं मारना। 16 अक्टूबर है लेकिन वो है वर्ल्ड फूड डे। नेशनल लेवल, नेशनल मतलब अपने इंडिया लेवल का अगर देखें तो वो है आपका कौन सा? 24 अक्टूबर। वैसे दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए नेशनल मिल्क डे कब आता है, नेशनल मिल्क डे कब आता है, तो नेशनल मिल्क डे दोस्तों आपका आता है, राष्ट्रीय दूध दिवस आता है कब दोस्तों? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। क्यों?
क्योंकि दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति में जो मिल्क के प्रोडक्शन में जो क्रांति लाने वाले थे दोस्तों वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो उनका जन्मदिन आता है दोस्तों 26 नवंबर को, इसलिए भारत सरकार उनके जन्मदिन को मनाती है नेशनल मिल्क डे के रूप में। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इसी दिन हम राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाते हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। याद रखना, चाहे राष्ट्रीय दूध दिवस हो चाहे राष्ट्रीय संविधान दिवस हो, दोनों ही दोस्तों आते हैं, कब आते हैं, दोनों ही आते हैं 26 नवंबर को, 26 नवंबर को आते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ अपने इस मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन अपन देख लिए। उम्मीद करता हूं फ्यूचर में इस टाइप के कभी क्वेश्चन आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस के अंदर। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। ओके।